हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज के सेशन में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएसटी का टॉपिक आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था उसको करने वाले हैं। तो इसलिए आप आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए जो स्टूडेंट्स इस कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं ना, ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आपके सोशल साइंस से लेके आपके टीचिंग एप्टीट्यूड तक जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी मात्र आपको 1349 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, हमारा एक बैच चला हुआ था जो आपका 1 मंथ से चला हुआ था, जिसमें हम 6 सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को करवा रहे हैं। तो ये कोर्स अगर कोई लेना चाहता है तो उन्हें सिर्फ मात्र 699 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी 125 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल हैं। तो इन 125 स्टूडेंट्स के लिए जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट है ना, आपके 4 सब्जेक्ट जो बाकी बच गए, कौन कौन से? एनसीईआरटी का मैथ्स हो गया, कॉम्पिटेटिव मैथ्स हो गया, आईसीटी हो गया और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए या बाकी जो भी लेना चाहते हैं इन 4 सब्जेक्ट का कोर्स भी ले सकते हैं। और ये भी आपको मात्र 699 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन देखिए, सुनिए ध्यान से, लेकिन जो 125 स्टूडेंट्स हैं ना जो ऑलरेडी एनरोल है 6 सब्जेक्ट वाले बैच में, उन सभी के लिए मैंने एक कूपन कोड जारी किया है ताकि उनको इस कोर्स के अंदर डिस्काउंट मिल सके। लेकिन ये जो आपका कूपन कोड है ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड था, जो कि आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें डिस्काउंट मिले और इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो कूपन कोड को लगा के वे उस कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। वैश्वीकरण यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन, और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि आपकी इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपका पूछा गया था और काफ़ी कंफ्यूजिंग था। तो मैं इसलिए बोलता हूँ एक सिंगल लाइन को भी आप स्किप नहीं करेंगे, ना ही मैं स्किप करता हूँ, और चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपका वैश्वीकरण है ना, यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन है, वो क्या होता है और इसका आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, यानी कि आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी है, इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि कनेक्ट हो रहे हैं। एकदम सही बात है। नेक्स्ट लाइन को देखिए आप, यद्यपि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं। आयाम का मतलब क्या होता है? यानी कि आपके कारण हैं, या आप कारक भी बोल सकते हैं कि इस जुड़ाव के आपके अनेक कारण हैं, अनेक कारक हैं। जैसे कि आपका सांस्कृतिक कारक, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि देशों के बीच जो पारस्परिक जुड़ाव है उसके कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन से कारक हैं। तो आपके सांस्कृतिक कारक हो गए, यानी कि संस्कृति, परंपराएं। भाई हम जो आजकल कपड़े पहने लगे हैं, आपके जींस वगैरह हो गई, टॉप वगैरह हो गई, ये क्या है? आपके पश्चिमी देशों से ही तो आए हैं ना, हमारे यहाँ का पहनावा थोड़ी ना ये। तो आप संस्कृति के थ्रू क्या कर रहे हैं? आप जुड़ रहे हैं। आप वहाँ की मूवीज देखते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, तो आपकी संस्कृति के अंदर चीजें ऐड हो रही है ना, तो जुड़ाव हो रहा है। सामाजिक तौर पर देखिए या फिर आप राजनीतिक तौर पर देख सकते हैं। भाई एक दूसरे के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो एक देश से दूसरे देश पे जा रहे हैं,
यानी कि एक दूसरे से वो जुड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पे जुड़ रहे हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित हो रहे हैं। अगर आप आर्थिक की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्यों, हम व्यापार भी तो करते हैं। तो जब व्यापार करते हैं तो जो हमारी मुद्रा है, जो करेंसी है, वो एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होती है ना, तो यानी कि आर्थिक तौर पे भी क्या है, हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके सही हैं। तो कौन कौन से, आपके सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, और आपका आर्थिक कारक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। लेकिन इस अध्याय में हम अत्यंत सीमित अर्थ में सिर्फ वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे, इनकी ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देशों के बीच एकीकरण का जो रूप है वो किसको माना गया है, आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेश में जो व्यापार किया जाता है या फिर विदेश में जो निवेश किया जाता है ना, उसको माना गया है एकीकरण का माध्यम। देशों के बीच में एकीकरण का माध्यम, याद रखिएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यानी कि यहां पे हम बात करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में, विदेश व्यापार के बारे में, विदेशी निवेश के बारे में, और एक आपका वैश्वीकरण के बारे में, याद रखिएगा। और इनके अभी हम बेसिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नजर डालें, यानी कि जो पीछे जा चुके हैं ना, अगर हम उन पर नजर डालते हैं, तो विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। क्वेश्चन बन गया है आपका कि विश्व के दूरस्थ भागों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो आपका वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ना, उसमें मुख्य भूमिका किसकी है, आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। किसकी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। याद रखिएगा, फिर से आपका क्वेश्चन बन गया है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण धारणा क्या है, उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण। अब एकीकरण का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एकीकरण है उसका मतलब क्या है, तो एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप चीजों को जोड़ के करिए। कहने का मतलब क्या है, भाई ये आपका देश है और ये कोई दूसरा देश है, लेकिन है तो आप एक दुनिया के अंदर ही ना। तो यहां पे अगर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है ना, तो यहां पे अगर किसी भी परिस्थिति की वजह से यहां पे अगर उत्पादन में कुछ हलचल होती है, तो उसका इफेक्ट आपके देश में भी दिखेगा। तो इसको बोलते हैं एकीकरण का प्रभाव होना। यानी कि बाजारों में, यानी कि एक जगह अगर मुद्रा की जो करेंसी है वो डिक्रीज हुई है, तो इसका इफेक्ट दूसरे देश के अंदर भी आपका दिखेगा। जैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, कुछ समय पहले, लगभग 7-8 महीने पहले आपका यूक्रेन में युद्ध चला हुआ था। तो हमने काफी चर्चा में सुना होगा ना कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसलिए इंडिया के अंदर जो टमाटर हैं वो क्या हो गए, महंगे हो गए हैं, प्याज है वो महंगे हो गए हैं, है ना। काफी चीजें आपने ये सुनी होंगी। तो क्या हुआ था, वहां के युद्ध का इफेक्ट आपका यहाँ पे पड़ रहा था। तो इसलिए बोला गया है बाजार का एकीकरण, यानी कि एक जगह बाजार में कुछ गिरावट या उछाल आता है तो उसका इफेक्ट आपकी दूसरी जगह पर भी दिखेगा। तो इसे बोलते हैं हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया, यानी विश्व में। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभाव को समझने में उत्पादन का एकीकरण, यानी कि जो चीजें उत्पादित की जाती हैं, और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। और ये एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझे। देखिए, रटने की कोशिश तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर रटेंगे ना तो आप हमेशा मार खाएंगे ही खाएंगे। याद रखिएगा, फिर आप सिर्फ और सिर्फ तुक्के के बारे में सोचेंगे, आप आंसर को कभी भी समझ के नहीं देंगे। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है, और यहां से आपका क्वेश्चन आया है, यहां से आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है, और वो कारक है तीन कारकों पर बल डाला है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिएगा आप, कौन कौन से हैं। प्रौद्योगिकी के अंदर तीव्र उन्नति, यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, जो चीजें आप बनाने के लिए यूज करते हैं, आपकी मशीन्स हो गई, ठीक है, आपकी बाकी चीजें हो गई जो आप किसी चीज को उत्पादित करने में यूज करते हैं, तो उसमें तीव्र उन्नति होना, यानी कि टेक्नोलॉजी आपकी बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी बढ़ रही है। व्यापार और निवेश की नीतियों का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है जब चीजों के अंदर कुछ ढील दी जाती है ना, तो उसको हम उदारीकरण बोलते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, ये समझिए आप, एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, तो इसके बीच में कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम अगर अवरोधक बनने लगते हैं ना, तो इनमें कुछ ढील दे दी जाती है, तो उस ढील को हम उदारीकरण बोलते हैं। तो व्यापार और निवेश की जो नीतियां है ना, जो रूल रेगुलेशन है, उनके अंदर कुछ ढील देना, उदारीकरण करना,
और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव, तो WTO क्या मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके विश्व में व्यापार को देखता है, उसके लिए कुछ नियम बनाता है, कुछ रेगुलेशंस बनाता है, वो होता है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, 3 कारकों वाला, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ जाना। आगे बढ़ते हैं। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। अब देखिए विकल्प का मतलब क्या है और इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं। आप क्या है? उपभोक्ता है। उपभोक्ता का मतलब होता है जो किसी चीज का उपभोग करता है, किसी चीज को यूज करता है। जैसे किसी कंपनी ने क्या बनाया, एक साबुन बनाया, और उस साबुन को खरीद के आप अपने घर पे लेके आ रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप उपभोक्ता हुए ना, आप साबुन का उपभोग करेंगे ना, उसका यूज करेंगे ना। तो इसलिए बोला गया है आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प क्या है? मौजूद है। जैसे कि भाई एक कंपनी है, उसने अपना साबुन बनाया और ये मानिए उसके रुपए उसने रख दिए 50, लेकिन सेम साबुन को, भाई सेम नाम से नहीं, लेकिन जो इसके अंदर चीजें मिक्स की गई है ना, आयुर्वेद की चीजें हों या जो जिन चीजों से ये बना है, वही चीजें अगर दूसरी कंपनी डालकर इसको अगर 30 रुपए में या 45 रुपए में देती है, तो सीधा और सिंपल से आप इसको खरीदेंगे। तो आपके सामने क्या हो गया? विकल्प हो गया ना, कि सेम चीजें हैं, सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो आप 50 का क्यों खरीदेंगे भाई? आप किसकी तरफ जाएंगे? 30 या 45 की तरफ जाएंगे। तो यानी कि आपके सामने विकल्प हैं चीजों के, आप एक्सचेंज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के शीर्ष विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। यानी कि सुलभ का मतलब होता है आसानी से हम तक पहुंच सकते हैं, आसानी से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल 2 गाड़ियों के बारे में बात की गई। कौन कौन सी? एक आपकी एम्बेसडर और एक आपकी फिएट कारें ही दिखाई देती थी। यानी कि वो दिन जा चुके हैं जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखती थी। आजकल आपको डेली कोई ना कोई न्यू जो डिजाइन है वो आपके सामने आपको मौजूद मिलेगा। यहां पे आपको ये कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है, जैसे कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस, जिसे बोलते हैं प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है, प्रसंस्कृत का मतलब क्या होता है? भाई सीधा और सिंपल से है, आपने ऐड देखी होगी ना आम वाली, तो एक तो आप आम खाओ तो नॉर्मल सी बात है, आम तो आपका 2 से 3 दिन में खराब हो जाएगा, शायद 2-3 दिन भी ना पकड़े। लेकिन इसी आम को अगर आप प्रोसेस्ड करके क्या बना दिया? आपने माजा बना दी, आपने स्लाइस बना दी। ठीक है ना, तो माजा और स्लाइस कितने दिन चलती हैं? आपकी प्रोसेस्ड है, बोतल रखी रहती हैं सोप्स के अंदर, काफी दिनों तक रखी रहती हैं, खराब नहीं होती हो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोसेस्ड है, आपकी प्रसंस्कृत की गई है वो, तो इसलिए वो लंबे समय तक चलती हैं। तो इसलिए बोला गया है कि अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी तरह की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड फलों के रसों तक क्या है, आपको ब्रांड ही ब्रांड दिखाई देंगे, उनमें तीव्र वृद्धि आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ये आपको कहने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। बहुव्यापी विकल्प यानी बहुत ज्यादा हमारे सामने विकल्प हैं। मैंने आपको बताया ना भाई, आपको माजा नहीं मिली दुकान में गए जब आप, तो आपने सोचा यार माजा है तो ठीक है कोई बात नहीं, स्लाइस भी तो वही चीज है, तो आपने स्लाइस ले ली। माजा आपको नहीं मिली इसलिए आपने क्या ले ली? स्लाइस ले ली। दोनों सेम चीजें हैं, तो आप इसको बोलते हैं विकल्प होना। यानी कि एक चीज अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह आप दूसरी चीज को यूज कर लेंगे, सेम मजा आपको आ जाएगा उस चीज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले, दशक का मतलब होता है 10, यानी कि लगभग 20 साल पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी विकसित हुई वैसे वैसे चीजें उतनी ही तीव्र गति से चेंज होने लगी। तो हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय
अंतर्देशीय का मतलब होता है जो उत्पादन हमारा अपने देश के अंदर होता है ना, देश के अंदर उत्पादित होना या अंदर उत्पादन करना, क्या कहलाएगा? आपका अंतर्देशीय उत्पादन कहलाता है। अपने देश के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं, चीजों को उत्पादित कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको, ठीक है। अब देखिए आप 20वीं शताब्दी के मध्य तक, अब काफी लोग हैं इसमें कंफ्यूज होंगे कि 20वीं शताब्दी का मध्य का मतलब क्या है। देखिए अब आपका क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, 2023 है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें तो हमें क्या है, यहाँ पे 20 नजर आ रहा है, तो होनी तो ये 20वीं शताब्दी चाहिए, लेकिन हमारी कौन सी शताब्दी है, 20वीं नहीं है, ये 21वीं शताब्दी है आपकी। तो हमेशा आप ये मान के चलिए एक हमेशा आगे की तरफ होता है, यानी कि 20 की नहीं, हम क्या बोलेंगे, हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो यहां पे बात हो रही है 20वीं शताब्दी की, यानी कि आप कहां जाएंगे, 1900 के अंदर जाएंगे, यानी कि 1950 के आसपास, 20वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1950 के आसपास। 2000 चल रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये चीज, 2023 चल रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं 21वीं सदी, तो 21वीं का मतलब ये हो गया यहाँ पे 21 कुछ होना था, 21 23 ऐसा कुछ होना था, तब हम इसको 21 बोलते है ना, लेकिन है कितना, 20। तो आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो हमेशा एक आगे की तरफ सोचिए, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी का मध्य का मतलब हो गया लगभग 1950 के आसपास तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे देश है ना अंदर ही होता था उत्पादन, और वहीं पे चीजें बेची जाती थी, वहीं पे खरीदी जाती थी, एक राज्य का दूसरे राज्य में निर्यात आयात ये सब चीजें होती थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर ही होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और आपके तैयार उत्पाद ही थे। अब इस लाइन से मैं अगर आपसे एग्जांपल पूछूं तो आप मुझे खुद बताइए सोच के, हम हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं पीछे भी, केवल कच्चे माल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आप पीछे की तरफ जाके सोचेंगे तो आपको याद होगा, मैंने एक चैप्टर में आपको ये चीज समझाई थी कि हमारे देश में क्या होती थी, पुराने समय में कपास होती थी, और अंग्रेज क्या करते थे, हमारे यहां से कपास लेके जाते खरीद के एकदम सस्ते दामों में, और इस कपास को ले जाके इंग्लैंड के अंदर क्या बनाते, इस कपास से कपड़े बनाते, और उन कपड़ों को वापस इंडिया में लेके आते, और यहां पे कपास एकदम सस्ते में खरीद के लेके गए थे, लेकिन वहां पे कपड़े बनाए महंगे, ठीक है, यानी कि वहां पर भी कपड़े बना लिए और वापस इसको इंडिया में लेके आएंगे और यहां पे ज्यादा दामों में बेचेंगे। यानी कच्चे माल का क्या हो रहा है, आपका निर्यात हो रहा है। खाद्य पदार्थ, यानी कि आपको पता होगा जो आपका दक्षिण भारत है मसालों के लिए फेमस था, तो मसाले थे वो भी आपके यहां से क्या होते थे, निर्यात होते थे। तो इसलिए बताया गया है इन देशों के सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में, यानी कि सब चीजें आपकी सीमाओं के अंदर थी, लेकिन कुछ ही चीजें थी, कौन कौन सी, केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही ऐसे थे जो आपके हमारे देश से बाहर भेजे जाते थे। कच्चे माल का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे कपास। खाद्य पदार्थ की अगर बात करते हैं तो जैसे तैयार मसाले आपके, वो भी क्या होते थे, आपके निर्यात होते थे, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और तैयार वस्तुओं का आयात होता था, यानी कि कच्चा माल यानी कि कपास गई यहां से और बन के क्या आया, आपका कपड़ा बन के आया, आपके जींस बन के आई, आपके कपड़े बन के आए, तो गया क्या, आपके कच्चे माल का निर्यात हो गया और तैयार वस्तुओं का क्या हो गया, आयात हो गया, क्योंकि बन के आना यानी कि आयात हो गया। आप समझ गए होंगे। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे ना तो इसलिए मैं बोलता हूं रिवीजन मैक्सिमम। जब आप रिवीजन मैक्सिमम करोगे ना तब ये लाइंस आपके माइंड में सेट रहेंगी। याद रखिएगा मेरी बात आप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक करने से कुछ नहीं होगा, जो एग्जाम में आना है ना उसको कम से कम 10 बार कीजिए आप, तब जाके आप समझिए कि आप कंप्लीटली रेडी हैं उस चीज के लिए, ठीक है। तो व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। यानी कि उस समय आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं आई थी, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो कंपनियां हैं वो आना स्टार्ट हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है, अरे बहु का मतलब क्या हो गया, आपकी ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा, है ना। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, और कंपनी यानी कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो आपकी एक से ज्यादा देशों के अंदर क्या करती है, उत्पादन का नियंत्रण करती है या स्वामित्व रखती है, क्या कहलाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। सिंपल है भाई। यानी कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। स्वामित्व का मतलब होता है उसकी मालिक होती है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर है वो चीज। याद रखिएगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल जाएं। अब एक बात बताइए,
कोई कंपनी है, वो मान लो इंडिया में आती है कोई बाहर की कंपनी, तो वो कहाँ पे लगाएगी अपनी ब्रांच, कहाँ पे अपनी कंपनी को खोलेगी? भाई सीधा और सिंपल सा बात है, यहाँ पे खोल रही है, तो यहाँ पे खोलने के लिए आसपास क्या होना चाहिए भाई? उसे सस्ते दामों में क्या मिले? श्रमिक मिलने चाहिए। उसे आसपास जो चीज वो बना रही है उसके लिए कच्चा माल मिल जाए, ठीक है। आसपास क्या मिल जाए? परिवहन मिल जाए। भाई यहाँ से जो चीज बनेगी उसको बाजार तक भी तो लेके जाना है ना, तो सस्ते दामों में क्या मिल जाए? परिवहन मिल जाए। उसे क्या मिल जाए? मजदूर मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें कंपनियां देखती हैं, यानी कि जहां पर उन्हें सस्ता श्रम मिल जाए और अन्य संसाधन मिल जाए, जैसे आपका परिवहन हो गया, आपके श्रमिक हो गई, आपका कच्चा माल हो गया, तो ये सभी संसाधन ही तो है, रिसोर्सेज ही तो हैं। तो उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। भाई सीधा और सिंपल सा है, आप किसी भी व्यापार को क्यों खोलते हैं? ताकि आप उत्पादन लागत में कमी कर सकें, यानी कि आपके जो बनाने का जो खर्चा है ना वो कम से कम आए और लाभ क्या मिले? आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। यही तो तरीका होता है ना उत्पादन लागत का। मतलब ये होता है, आप मान लो बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट की कंपनी है आपकी, तो पहले आप बिस्किट को बना रहे थे, आपके जो टोटल खर्चा था वो 4 रुपए बैठता था एक बिस्किट को, पैकेट को बनाने में, और अब आप इसको 4 से भी घटा के क्या करेंगे? 2 या 3 करना है आपको। अगर 2 या 3 में एक बिस्किट का पैकेट रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं उत्पादन लागत में कमी करना, यानी कि जो लागत आप लगा रहे थे उस चीज को बनाने में उसको आप कम करना चाहते हैं। और यही लक्ष्य होता है कि उत्पादन लागत हमारी कम से कम हो और जो लाभ है ना वो हमारा क्या हो? अधिक से अधिक। उत्पादन लागत कम से कम और लाभ आपका अधिक से अधिक। यही हर कंपनी का मेन रीजन होता है, यही तरीका होता है, यही लक्ष्य होता है, तभी तो वो लाभ अर्जित करेंगे, ठीक है। तो निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। देखिए आप, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार कैसे किया जाता है वो समझिए आप। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। क्या करती है? डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, यानी कि कंपनी कहां पे है? आपकी यूएसए के अंदर है, लेकिन उसके पुर्जे कहां पे बन रहे हैं? चीन के अंदर बन रहे हैं। फिर इन्हें जहाज में लाकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। अब देखिए, कंपनी कहां की? अमेरिका की। पुर्जे कहां पे बन रहे हैं? चीन के अंदर। बेचा कहां पे जा रहा है? मैक्सिको और पूरी यूरोप में। यहां पे लाया जाता है और यहां से फिर विभिन्न जगह पर बेचा जाता है। तो इस बीच कंपनी का ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है, यानी कि उसका प्रमोशन किया जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं एक कंपनी अपना विस्तार कैसे कर रही है। एक जगह पे वो स्थित है, चीजें कहीं और पे बना रही है, किसी और रास्ते से किसी और देश में पहुंचाया जा रहा है, वहां पे पुर्जों को जोड़ा जा रहा है और कॉल सेंटर के माध्यम से क्या किया जा रहा है? प्रमोशन किया जा रहा है। तो देखिए कितनी जगहों का यूज कर लिया सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कंपनी ने। तो इस तरह से वो अपना क्या करती है? अपना विस्तार करती है। याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस उदाहरण में यानी कि जो आपने ऊपर अभी देखा ना, तो उसमें देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही उत्पाद तैयार नहीं कर रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है ना वो विश्व स्तर पर कर रही है। इस लाइन का मतलब समझे आप कि बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है। जो वो उत्पाद तैयार कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ वैश्विक स्तर पर उसे बेच ही नहीं रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है ना वो विश्व स्तर पर कर रही है। और अगर उत्पादन विश्व स्तर पर कर सकते हैं, यानी कि उसकी हर जगह छोटी छोटी क्या है? ब्रांचेज है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उस व्यापार को हैंडल कर पाएगी, यानी हर जगह उसकी ब्रांच होगी। तो एक तो वो क्या करे कि सीधा और सिंपल से यहाँ पे कंपनी है तो वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फलाना दिखना, इन चीजों की सहायता से, जो विभिन्न साइट्स है उनकी सहायता से उसे बेचे विभिन्न देशों में। खुद उसकी पहुंच नहीं है, यहाँ पे बैठी बैठी वो बेच रही है। और एक दूसरा तरीका है कि उसकी ब्रांच है हर देश के अंदर। तो आप खुद सोचिए ज्यादा अच्छी चीजें कौन कर पाएगा? आप सब कुछ छोड़िए, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। आपने फोन खरीदा, आपने कोई चाइनीज फोन खरीद लिया, ठीक है। तो जब आप फोन को खरीदते हैं आप 4 बार सोचते हैं ना कि इसका सर्विस सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं ना इस चीज के बारे में, क्यों? ताकि अगर उसमें कुछ खराबी आए तो आप उस सर्विस सेंटर पे जाके उस चीज को सही करवा पाए। तो बस यही बात है, अगर सर्विस सेंटर उसके हर जगह उपलब्ध होंगे तो उसकी बिक्री क्या होगी? बढ़ जाएगी। और उसके अगर सर्विस सेंटर नहीं होंगे तो सीधा और सिंपल सा है, कम लोग खरीदेंगे। तो वही बात यहाँ पे की गई है। अगर वो उत्पाद को वैश्विक स्तर पर बेच रही है ना, तो एक जगह रहकर भी वो बेच सकती है। आपकी विभिन्न साइट्स हैं जो बेचने का काम करती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी जगह जगह पर छोटे छोटे अपनी खुद की फर्म है ना, तो वो ज्यादा विकसित होगी वो। बस यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन क्या है, एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है क्या, चीन, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, आपके पुर्जों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण क्या है, लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आसपास बाजार है, तो इसलिए यहाँ पे लाकर चीजों को जोड़ा गया और बेचा गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। भाई एक बात बताइए, आपने इंडिया में कोई क्या लगाई, कंपनी लगाई, आप ऐसे समझिए यूएसए से आपकी कोई कंपनी आई है और वो भारत के अंदर आके क्या कर रही है, अपनी एक फर्म उसने यहाँ पे लगा ली। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, वो हिंदी को समझते नहीं है, तो या तो वो अपने लोगों को यहाँ पे लेके आएगी, यहाँ पे बैठा देगी चीज़ों को संभालने के लिए, लेकिन ये बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। तो यहाँ के जो लोग होंगे इंडिया के आसपास के, तो वो तो इस लैंग्वेज को ज़्यादा समझेंगे नहीं। देसी लोग भी रहते हैं, तो सीधा और सिंपल से है, ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कंपनी नहीं चल पाएगी। और इसी जगह वो क्या करें, इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो कुशल युवक हैं, उनको जॉब दे दे ये कंपनी। तो इसका फायदा क्या होगा भाई, सीधा और सिंपल सा है, इन्होंने इंग्लिश सीख चुके हैं। यहाँ पर बात की गई है वो अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक हैं, इनकी अंग्रेजी बोलना इन्हें आता है और खुद की भाषा को बहुत अच्छे से समझते ही हैं। तो खुद की भाषा को अगर वो समझते हैं तो जो आसपास के लोग होंगे इंडिया के जो हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी का एग्जाम्पल लेकर चलिए, तो उनकी बात को ये अच्छे से समझ पाएंगे, और अच्छे से समझ पाएंगे तो अच्छे से सोल्यूशन भी दे पाएंगे। तो चीजें क्या हो जाएंगी, जो बिक्री है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोला है ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो लागत है ना, उसका लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित आपके क्या हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अब बात आती है कि ठीक है, विश्व भर में जो उत्पादन किया जाता है उसको एक दूसरे से जोड़ना है, यानी कि एकीकरण करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी कि आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको ये चीज, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। अब देखिए यहां पर कुशल की भी और अकुशल की भी बात की गई है। अब कुशल का मतलब तो क्या हो गया भाई, कोई टेक्निकल काम है तो टेक्निकल काम को कौन कर पाएगा, जो उस टेक्निकल काम के बारे में जानता होगा, यानी कि आपको कुशल श्रमिक चाहिए। और एक है आपका अकुशल श्रमिक, भाई आपको एक सामान यहां से उठाकर यहां पर टेकना है। अब इसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत तो नहीं है ना, आपको किसी स्पेशल स्किल की जरूरत तो नहीं है ना। अगर आप हाथ पैर आपके अच्छे हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो आप इस सामान को यहां से उठाकर यहां पे रख सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो अकुशल श्रम है वो भी आ गया। तो यानी कि जहां पर कम लागत पर कुशल भी मिल जाए और आपके अकुशल भी मिल जाए, ऐसे जगह पर क्या करेगी कंपनी, स्थापित करेगी अपनी कंपनियां, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता क्या हो, सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं कि वहां की सरकार के नियम क्या हैं, वहां की सरकार के रेगुलेशन क्या हैं, जो उनके हितों का देखभाल करती है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपकी सारी की सारी। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए, बाजार के नजदीक होना, कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध होना, उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित होना, और सरकार की जो सरकारी नीतियां हैं उन पर भी नजर रखती हैं ताकि जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। हम समझ चुके हैं। अब बात आती है परिसंपत्तियों। अब जो परिसंपत्तियां होती हैं इसका मतलब होता है एसेट्स। एसेट्स, अब एक बात बताइए, आप कहीं पे कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो कंपनी स्थापित करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है भाई। आप कोई चीज यहां पे बनाना चाहते हैं, आप ये मानिए आप किसी मशीन के पुर्जे बना रहे हैं, और पुर्जे बना के आप यहां पर आना चाहते हैं भारत के अंदर, यहां पे आप अपनी कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या चीज चाहिएगी, आपको भूमि चाहिएगी, ताकि वहां पे आप क्या बना सकें, आपको भूमि चाहिए ना काम करने के लिए, आपको भवन भी चाहिए, यानी कि स्टोरेज चाहिए, आपको अपना सामान आप बना के रख सकें, आपको मशीनें भी चाहिए उस सामान को बनाने के लिए। भाई सब काम तो हाथों से नहीं होता है ना, तो आपको वो चीजें भी चाहिए। और अन्य उपकरण की खरीद में
जो व्यय की जाती है ना, तो उस व्यय की गई मुद्रा को हम बोलते हैं निवेश। ये आप अच्छे से समझते होंगे निवेश के बारे में। भाई किसी भी व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में खुद कुछ पूंजी लगानी पड़ती है ना, तो वो क्या है, आपका निवेश ही है। आपने उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए शुरू के अंदर अपने खुद के रुपए लगाए हैं, तो वो क्या है, आपका निवेश है। किसमें, जैसे भूमि में, भवन में, मशीनों में और अन्य उपकरण, अकॉर्डिंग टू आपका क्या काम है, क्या बिजनेस है। तो जिन भी उपकरणों की जरूरत होगी, जिन भी संसाधनों की जरूरत होगी, जिन भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो वो आप अपनी तरफ से जो भी लगाते हैं ना, वो आपके निवेश होता है, याद रखिएगा। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को हम विदेशी निवेश बोलते हैं। भाई विदेश से कंपनी आई है तो विदेशी निवेश हो गया ना, इसमें समझने वाली बात क्या है, ठीक है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। अर्जित का मतलब होता है एक्वायर करना, ठीक है। यानी कि जो आपने भूमि ली है, जो भवन लिया है, जो मशीन ली है, जो अन्य उपकरण लिए ना, ये आपको कुछ ना कुछ लाभ करके देंगे। यहां पे आप जिस चीज को, जिस पुर्जे को बना रहे हैं ना, वो पुर्जा आपका अच्छे से बिकेगा, अच्छा व्यापार करेगा, और इन चीजों की वजह से क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। यानी कि ये जो परिसंपत्तियां हैं, ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स की वजह से क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। आप लाभ अर्जित करेंगे, लाभ का एक्वायर करेंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। यानी कि आपकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो प्लस में जो आपकी स्थानीय कंपनियां हैं, दोनों मिलके क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, ठीक है। संयुक्त उत्पादन में स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। यानी कि अगर आप संयुक्त उत्पादन करते हैं ना, एक तो आपकी विदेश की कंपनी हो गई और एक आपकी खुद की यानी कि भारत की कंपनी हो गई, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है अगर ऐसा करते हैं ना, तो भारत की कंपनी को 2 गुना लाभ होगा। अब वो कैसे होगा वो बताया है। देखिए, पहला तो क्या लाभ होगा, पहला होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं। यानी कि जो भी चीज वो यहाँ पे आके बना रही है ना, तो उसके लिए वो खुद ही क्या करेंगी, धन लगाएंगी। और आपको भी इसका लाभ होगा कि आपको ज्यादा धन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, ठीक है। और दूसरा पता है क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। भाई एक बात बताइए, हम क्या है, हम विकासशील देश के अंदर आते हैं। इसमें आते हैं विकासशील देश में, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ये सब क्या है, आपके विकसित देश हैं। तो विकसित का मतलब क्या है, भाई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या होंगे, आपसे आगे होंगे। तो सीधा और सिंपल से है, अगर ये इंडिया में आके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने टेक्नोलॉजी भी तो साथ लेके आएंगे, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी तो पता चलता है। तो वही चीज बताई है कि पहला तो फायदा ये होगा कि आपको अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर देंगे, और दूसरा ये होगा कि उत्पादन की जो नवीनतम प्रौद्योगिकी है ना, जो टेक्नोलॉजी है, वो ये अपने साथ भारत के अंदर लेके आएंगे। तो हमें 2 तरीके से लाभ हो गया, धन के मामले में भी और टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी कि नई नई मशीनों के बारे में, नए नए संसाधनों के बारे में, नए नए जो आपके उपकरण हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यानी कि नई नई चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, जो उपकरण है, संसाधन है आपके, उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। यह क्वेश्चन आया था आपका, 2 क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर से दिखा चुका हूं। ये आपका CHD PRT के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका आया था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, उनके निवेश का सबसे आम रास्ता क्या है। और वहां पे जो ऑप्शंस थे ना, इस क्वेश्चन में थी गड़बड़। शायद उन्होंने बाद के अंदर इसका आंसर चेंज किया होगा या फिर बोनस मिला होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो आंसर दे रखा था ना, उन्होंने दे रखा था साझेदारी वाला, कि जो साझेदारी है ना, साझेदारियां करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हाँ, आपकी साझेदारी भी करती है, मैं ये नहीं कह रहा साझेदारी नहीं कर रही है, लेकिन देखिए यहां पे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रखा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता क्या है, यही पूछ रखा था आपके क्वेश्चन में। और आंसर क्या दे रखा था, साझेदारी वाला। लेकिन एक्चुअल में आंसर आना क्या चाहिए था, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। देखिए मैं ये बोल रहा हूं साझेदारी भी करती हैं कंपनियां, लेकिन हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर ये आना था। मैं विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूं एज इट इज, ठीक है। तो काफी जो स्टूडेंट है, जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली ना डिस्कशन वाली, तो वहां पे पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर तो ये दे रखा है। तो देखिए मैं हमेशा विद प्रूफ बात करता हूं, सीधा और सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि जो कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता है ना, वो आपका ये गिवन है, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं, भाई उनके पास पैसे हैं, धन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्या नाम है, कारगिल फूड्स।
अब आपको याद रखना है जो कारगिल फूड्स है ये कंपनी कहाँ की है, आपकी अमेरिका की है, और इसने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया, यानी कि परख कहाँ की है, आपकी भारत की है। अब कारगिल का नाम, आप ये कारगिल जगह के बारे में मत चला जाना, आप ये कारगिल एक कंपनी है, तो फूड्स कंपनी यानी कि फूड्स बनाती है ये, तो आपका भोजन है उससे रिलेटेड है, तो कहाँ की कंपनी है, या कि अमेरिका की है, और जो परख है कहाँ की है, आपकी भारतीय कंपनी है, याद रखिएगा। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया है। अब विपणन तंत्र का मतलब क्या होता है, मार्केट सिस्टम, ठीक है, मार्केट सिस्टम या मार्केटिंग भी आप बोल सकते हैं, कि आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है ना उसको तैयार किया है इस कंपनी ने, जहां उसके ब्रांड क्या है, काफी फेमस हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया, यानी कि कारगिल ने इनको खरीद लिया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कई शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है, यानी कि अगर हम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें ना, तो उसका जो टर्नओवर है या फिर जितने की वो कंपनी है उतने का तो हमारा बजट भी नहीं होता। काफी जो विकासशील देश है ना उनके बारे में बात हो रही है, तो विकासशील देश है उनका इतना तो कंप्लीट बजट भी नहीं होता जितनी वैल्यू इस एक अकेली कंपनी की होती है। ये बात आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। याद रखिएगा, यहां से मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट को समझाने वाला हूं, और एक रियलिटी जो बात है ना, रियल बात बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल बात, वो भी आपको समझाऊंगा। वो क्या है आगे बात करेंगे। देखिए, विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, जैसे कि वस्त्र बनाने का, जूते चप्पल बनाने का, खेल के सामान। ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आप यहां तक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़िए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की पूर्ति की जाती है, यानी कि आपकी जो स्थानीय कंपनियां है ना, आप ये मान लीजिए आपकी कोई स्थानीय कंपनी है, यानी कि भारत की कोई कंपनी है, छोटी कंपनी, तो इस छोटी कंपनी को अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, उसने कुछ बनाने का ऑर्डर दे दिया, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि किसी मशीन के पुर्जे बनाने का ऑर्डर दे दिया, तो इन पुर्जों को कौन बना रहा है, स्थानीय कंपनी बना रही है, जो आपकी लोकल कंपनी है वो, और ये फिर अपना जो ये माल है ना, ये पुर्जे है ना, वो भेज रहे किसको, यूएसए की कंपनी को। तो यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है और फिर इन्हें ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। यानी कि आपकी बनाई किसने, एक छोटी सी कंपनी ने बनाई है, भारत की एक छोटी सी कंपनी है, उसने ये पुर्जे बनाए, और ये पुर्जे बनने के बाद किसके पास गए, आपके यूएसए की कंपनी के, क्योंकि इसने ही ऑर्डर दिया था इसको बनाने का। अब ये यूएसए की कंपनी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपना जो नाम है ना वो इस पुर्जे पे लगा देगी, और अपने नाम से इस पुर्जे को बाजार के अंदर बेच देगी, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक रियलिटी चेक बताने वाला हूं, आगे बढ़िए। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादनों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है, याद रखिएगा आप, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। याद रखिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा, देखिए आ गया ना। अब आप बोलेंगे कि सर साझेदारी भी आंसर हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था ना वो आपका वहीं से पूछा था। बाकी आपका स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका वही पूछा गया था। आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। तो आपसे पूछा जाए ना कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो दूर देश में, दूर स्थानों पर जो उत्पादन होता है उस पर अपना प्रभाव कैसे जमाती हैं, कैसे वो उस देश की, उस जगह की जो दूरस्थ स्थान है उस जगह की जो कंपनियां हैं उसके साथ साझेदारी करेंगी, उन कंपनियों का इस्तेमाल करेगी और उन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी या फिर उन्हें खरीद लेगी। इससे वो उत्पादन पर अपना प्रभाव जमाती हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए आप, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप में से मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे कि यार मॉल से कपड़े लेके आते हैं, वहां पे है ना ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मॉल देखिए यार ब्रांड का नाम है,
तो वहां पे कपड़े 100% हमें अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन एक्चुअलिटी आपको पता है क्या है? अब ये जो जींस है, जींस का एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने, ये जो जींस है ना, ये बाहर के एक छोटे से गांव में कोई बना रहा होगा, जो कपड़े बनाने वाले हैं ना वो इनको बना रहे होंगे, और यहां से इनको, इन गांव वालों को किसी बाहर की छोटी सी कंपनी ने ऑर्डर दिया है, और इस बाहर की छोटी सी कंपनी को यूएसए की कोई बड़ी कंपनी है उसने ऑर्डर दिया है। तो यहां से इस गांव से ये जो कपड़े है, जो जींस है ना, ये बन के गई हमारी बाहर की छोटी सी कंपनी के पास, क्योंकि इसने तो ऑर्डर दिया था ना इन गांव वालों को, और यहां से इस कंपनी ने जो ये ऑर्डर है ये भेजा यूएसए की कंपनी को। अब ये टोटल जो जींस है, ये मान लो जींस बनी आपकी 1500 रुपए में। आप ऐसा मान के चलिए टोटल इसकी जो लागत है बनाने में, उत्पादन जो लागत है वो 1500 रुपए आई। लेकिन अब जैसे ही यूएसए के पास पहुंची ना, इसने अपना ब्रांड लगा दिया, वो नाम लगा दिया आगे, और वो नाम लगते ही इस 1500 रुपए से डायरेक्ट 6500 रुपए हो गए। अब आपको मिलनी है 1500 में थी, क्योंकि एक्चुअल में इसमें 1500 रुपए ही लगे हैं, और आप इसको खरीद के लेके आ रहे हैं 6500 में, और आप खुश हो रहे हैं कि मैं मॉल से कपड़े लेके आया हूं, और मॉल से लेके आया हूं इसलिए ये अच्छे ही होंगे 100%, इनमें कुछ गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। अगर देखिए हम खुद बोलते हैं इन चीजों को कि मॉल से लेके आया हूं, वहां पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहां पे मजबूत मिलते हैं, हम देसी दुकानों से या जो सस्ती दुकान है वहां से हम चीजों को नहीं खरीदेंगे, ये गलतफहमी है। आप यहां से समझ सकते हैं इस बात को। तो देखिए क्या लिखा है, विकासशील देशों में उत्पादित जींस अमेरिका में 6500 रुपए में बेची जा सकती है, या बेची जा रही है, यही लिख रखा है क्लियरली। तो आप याद रखिएगा, हमेशा ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। किसकी वैल्यू? ब्रांड की वैल्यू। मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूं, कोचिंग जो सेंटर्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड भी दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र। अब देखिए, अब आप इस चित्र से, तो इस जो डायग्राम है, इस इमेज से तो आप 100% समझ गए होंगे कि लुधियाना की एक कंपनी है, लुधियाना का एक घर है, उसके अंदर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि विदेशी कंपनी है, उसने फुटबॉल निर्माण का जो चित्र है वो दिया गया है। देखिए, यानी कि ये देखिए, आप देख सकते हैं ना इनको, कितने गरीब लोग हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अपने घर के अंदर बैठ के क्या बना रहे हैं, फुटबॉल बना रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, इनको ये एक फुटबॉल बनाने के लिए मान लो कितने रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिले होंगे, 100 रुपए मिले होंगे, इस तरह से मान सकते हैं आप, ठीक है। यहां से ये लोग इन चीजों को बना के कहां पे भेजेंगे, आपकी जो बाहर की छोटी सी कंपनी है जिसने इनको ऑर्डर दिया था उसके पास जाएंगे, और जो ये भारत की कंपनी है, ये जो यूएसए की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसको बेच देगी ये फुटबॉल, ये इन्होंने इसको ऑर्डर दिया था। और अब बहुराष्ट्रीय कंपनी पता है क्या करेगी, सीधा और सिंपल से अपने ब्रांड का नाम लगाएगी, और इसी फुटबॉल का जो आपकी 50 या 100 रुपए में बन रही थी, इसी को ये 550 में बेच देंगे। और हम सोचेंगे यार ब्रांड का नाम है और ब्रांड तो चलता है ना। तो ये आपकी गलतफहमी है। शायद आपकी आज काफी लोगों की क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से जो चीजें हैं उनका प्राइस बन जाता है, बढ़ जाता है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। कौन सी? आपकी फोर्ड मोटर्स, ठीक है, अमेरिका की है, याद रखिएगा। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र स्थापित किया, यानी कि स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत के अंदर जो फोर्ड मोटर्स लगी थी, किसके सहयोग से लगी थी? महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से। कहां पे लगी थी? चेन्नई के अंदर लगी थी। कितने खर्चे में लगी थी? 1700 करोड़ रुपए में लगी थी। और कब भारत में आई थी? 1995 में आई थी, ठीक है। और कितने देशों में प्रसार है? 26 देशों में प्रसार है। और किसकी कंपनी है? बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता की कंपनी है। तो इस तरह से आप बोलते हैं ना 360 डिग्री पढ़ना, कुछ भी छोड़िए ही मत, और बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका को किया गया। कब? 2017 के अंदर। तो इन आंकड़ों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। भाई देखिए, फोर्ड नाम से कहाँ की है? आपकी अमेरिका की थी, यूएसए की थी, लेकिन भारत में किस नाम से खोल दिया? फोर्ड इंडिया के नाम से। और इसका यूज किसके लिए? पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है, कि यहाँ पे पुर्जे बनाए जाएं, फोर्ड जो गाड़ियां हैं, जो फोर्ड कंपनी की जो गाड़ियां हैं उनके लिए। तो फोर्ड इंडिया का जो विकास है वो किसके लिए? आपके पुर्जा उत्पादन के लिए, आपूर्ति केंद्र के रूप में, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण।
अब बाजारों में एकीकरण के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे अगर मूल्य के अंदर बाजार में उछाल या गिरावट आ रही है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पर भी आपको दिखेगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड हैं, एकीकृत हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। याद रखिएगा, जो लंबे समय से जो विदेश व्यापार है विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। तो याद रखिए, विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या रहा? आपका विदेश व्यापार, लंबे समय से। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का जो मुख्य माध्यम है वो क्या है? आपका विदेश व्यापार है, लंबे समय से। याद रखिएगा आप, ठीक है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के बारे में और इन मार्गों से होने वाली गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। जैसे हमने सिल्क रूट पढ़ा था ना, तो उन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी। यानी कि किस लिए आई थी? आपकी व्यापार करने के लिए ही तो आई थी भारत के अंदर। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए ना, तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। अब देखिए इस लाइन का मतलब, अब सीधा और सिंपल सा, एक किसान है, वो मान लो यहाँ पे कोई भी एक फसल या कोई मसाला उगा रहा है, तो सीधा और सिंपल सा है, वो कहाँ पे बेचेगा? बाजार में बेचेगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, जो ये बाजार है ना, विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए जो उत्पादक होते हैं ना, उनको एक अवसर प्रदान करता है। यानी कि इस किसान ने यहाँ पे कोई जो फसल या मसाला जो पहुंचाया है, ये मसाला आपका विदेशों के बाजारों में भी चला जाएगा। तो जो विदेशी व्यापार है ना, ये काम करता है कि इस मसाले को यहां से कहां पे ले जाएगा? विदेश में ले जाएगा। वहां पे भी अगर ये मसाले में दम होगा ना, तो ये वहां पे भी क्या हो जाएगा? आपका फेमस हो जाएगा। तो क्या मिल गया? जो उत्पादक था, जो बनाने वाला था, उसको अवसर मिल गया ना कि आपके इंडिया के बाजार से कहां पे चला गया? आपके यूएसए के बाजार के अंदर, यानी कि आपके विदेशी बाजार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। याद रखिएगा। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, और इसको मैंने इसलिए ही रेड के अंदर दिया है। ये तो आप समझ गए होंगे ना, अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि आपके जो विदेशी बाजार है ना, उनके साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब समझिए आप, यहां पे बोला है दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। अब इस लाइन का मतलब बहुत ही गहरा है। आप ऐसे समझिए, बच्चे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? खिलौने अच्छे लगते हैं। चीन से कोई खिलौना आया अलग डिजाइन का, कुछ अलग ही डिजाइन है इस खिलौने का, और बच्चे इस खिलौने को क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। अब भारत के अंदर जो बाजार है ना, ये आपके यूएसए का है, याद रखिएगा, विदेशी है। या चीन का मान लीजिए आप, चीन का कोई खिलौना है, ये कहां का? चीन का कोई खिलौना है, वो भारत में आया, अलग ही डिजाइन का है, एक आकर्षित डिजाइन है, अट्रैक्टिव डिजाइन है, तो बच्चे इसको पसंद करेंगे। अब भारत के लोगों ने क्या देखा कि यार इस टाइप का कोई खिलौना आया है, इस डिजाइन का है, और लोग बच्चे जो है ना इसको पसंद कर रहे हैं, ये काफी बिक रहा है। तो भारत के लोग क्या करेंगे, जो उत्पादक है वो क्या करेंगे? इसी के डिजाइन से मिलता जुलता अपना एक देसी उत्पाद बना देंगे। ठीक है, अब हो गया ना विकल्प। भाई नॉर्मल सी बात है, ये चीन का खिलौना था, चीन से आया था, भारत ने इसकी नकल करके या इसी की डिजाइन का अपना एक घरेलू बना दिया। तो क्या हुआ? यही तो बोला है यहां पे कि उत्पादित वस्तुओं के आयात से, आयात का मतलब चीन से कोई खिलौना आया, आयात से खरीदार के समक्ष, खरीदार जो उपभोक्ता है, जो लेने वाला है, उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। यानी कि अन्य विकल्प बन गए ना, घरेलू विकल्प। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने चीन वाले खिलौने को देखा और अपना एक घरेलू खिलौना निकाल दिया इसी के डिजाइन का। तो घरेलू जो चीजें हैं उनका विस्तार हो गया ना। तो इस लाइन के अंदर आपकी ये चीज बताई गई है कि इससे, यानी कि जब हम बाहर से कोई चीजें मंगाते हैं ना, तो उन चीजों का हमारे देश में भी क्या होता है? विस्तार होता है। घरेलू उत्पादन में होता है विस्तार, यानी कि उसकी हूबहू नकल करके या फिर उसी टाइप का कोई डिजाइन हम अपने आप विकसित कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में चीन के खिलौने, ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, कि चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास
भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच में चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की जो 70 से 80% दुकानें हैं ना, उसमें भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में क्या है, सस्ते हैं। अब इसका रीजन क्या है, तो देखिए यह क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच प्रतिस्पर्धा में जो चीन के खिलौने थे वो बेहतर साबित हुए, जब भी तो ज्यादा बिक रहे हैं। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौनों निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है, इजी है एकदम लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में क्या होता है, आवागमन होता है। भाई बाजार खुलेगा, व्यापार का बाजार खुलने का मतलब है जब दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है ना, उसके रास्ते जब खुल जाते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन है वो सब हट जाती हैं, तो वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, आना जाना स्टार्ट होता है। बाजारों में वस्तुओं के विकल्प क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया है। भाई विभिन्न देशों से अगर चीजें आ रही हैं बाजार में, तो विकल्प बढ़ जाएंगे ना। जो खरीदार है, जो खरीदने वाला है, उसके सामने विकल्प होंगे कि मैं इस सामान को खरीदूं या फिर इसको खरीदूं, तो जो उसको सस्ता लगेगा उसको वो खरीद लेगा इजीली, तो विकल्प हो गया। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब देखिए, अब इस बात को समझिए आप, रेड लाइन में मैंने इसलिए की है, भाई आपने वो खिलौना लिया उसी डिजाइन का, ठीक है, और इसी डिजाइन का सेम किसने बना दिया, भारत ने बना दिया। अब नॉर्मल सी बात है, इसने रेट बहुत ज्यादा हाई रख रखे थे, तो भारत ने क्या किया, थोड़े से रेट डाउन कर दिए। तो बच्चे क्या लगे, भाई ज्यादा बच्चे डिफरेंस कर नहीं पाए, उन्हें सेम साइज लगा और वो इस सामान को खरीदने लगे, यानी भारत की सेल क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। तो चीन वालों ने क्या सोचा कि भाई हमें भी क्या करना पड़ेगा, रेट है ना उसको कम करना पड़ेगा। क्यों, ताकि हमारे भी बिक सके। भाई लोग तो हमेशा सस्ती चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं ना, क्वालिटी थोड़ी ना देखते हैं। उन्हें तो क्या चाहिए भाई, क्वांटिटी चाहिए। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो दो बाजारों में एक ही वस्तु का जो मूल्य है ना, वो एक समान होने लगता है। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने मूल्य को नीचे ले आएंगे भारत के मूल्य के बराबर। तो सेम वस्तुएं थी तो क्या हुआ, जो मूल्य था वो भी समान होने लगा। यही चीज यहां पे बताई गई है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। देखिए कहां पे चीन का सामान है, चीन से आया है, और कहां पे आपके भारत का सामान है। कहीं पे आपके यूएसए का सामान आ रहा है, तो कहीं पे आपका भारत का सामान है। तो कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेकिन क्या है, प्रतिस्पर्धा फिर भी है। जो जिसका रेट कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, वो ज्यादा बिकेगा। जिसका रेट हाई होगा, क्वालिटी डाउन होगी, वो कम बिकेगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। रेट हाई और क्वालिटी वाला मैटर भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का में सहायता करता है या फिर सहायक होता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका लेंथी चैप्टर है, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपको जल्द ही मिलेगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।